नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एडुटेरिया का जो है 6 से 12 तक जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। ये सारा का सारा जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, डिटेल वर्णन के साथ दिया गया है। तो इसका जो है ऑल आउट का जितने भी बनता है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो हम लोग स्टार्ट करें एनसीईआरटी क्लास 6 का जो है इतिहास का प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। इसमें जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर वाइज, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को इसमें कवर किया गया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और ये वीडियो जो है आपके एग्जाम, जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम के लिए आपके बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर अवश्य पूरा से ज़रूर देखें। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, देख सकते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, पाकिस्तान में स्थित है। सुलेमान और किरथर की पहाड़ी भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में जो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस सर्वप्रथम किसने कहा? सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस सर्वप्रथम किसने कहा था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईरानी तथा यूनानी ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस सर्वप्रथम कहा था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है। 3 नंबर प्रश्न है कि पांडुलिपि को निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? पांडुलिपि को निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पांडुलिपि को संस्कृत, तमिल, प्राकृत ये सभी भाषाएं में लिखी गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि, मतलब भारत को क्यों उपमहाद्वीप कहा जाता है? तो इस पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कि बड़े आकार के कारण। दूसरा है कि ऑप्शन नंबर 2 है कि समुद्रों, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों जो है बड़े आकार और समुद्रों, पहाड़ों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 5 है कि पांडुलिपि का क्या महत्व है? पांडुलिपि का क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर और इसका 5 नंबर क्वेश्चन है कि पांडुलिपि का क्या महत्व है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीनतम ज्ञान प्राप्ति की बातों की चर्चा। पांडुलिपि में जो है प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा की गई थी, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 है कि धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, ये भी सही है। अगला है कि ऑप्शन नंबर 4 में है कि स्तंभ लेखों के अध्ययन, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इसका सभी के सभी जो है 1 2 3 4 सभी के सही, इसका ऑप्शन जो है सब के सब सही है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त में से सभी जो है सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कि बुर्ज होम अगला है 6 नंबर क्वेश्चन है कि बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्ज होम के संबंध में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि पुरातात्विदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों के दोनों जो है ऑप्शन जो है सही है, दोनों के दोनों सही है। बुर्ज होम में जो लोग गर्ताबाज जिसको कहते हैं, गड्ढे के नीचे जो लोग घर बना के रहा करते थे। पुरातात्विदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह ही आग जलाने के प्रमाण मिले हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका दोनों के दोनों जो है सही हो जाएगा। अगला नंबर 7 नंबर प्रश्न है कि संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना आरंभ किया गया था? संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ पे गेहूँ और जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना आरंभ किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में जो है सबसे पहले जो है मेहरगढ़ में जो है मनुष्यों द्वारा गेहूँ, जौ उगाना और भेड़ बकरी का पालना प्रारंभ किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न है कि 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पेड़ पौधे के कटने के कारण। नहीं,
ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि उपजाऊ भूमि के कारण 12 साल पहले घास के मैदान बनने लगे, नहीं। ऑप्शन नंबर सी है कि कृषि की अधिकता के कारण, नहीं। ऑप्शन नंबर डी है जलवायु परिवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन के कारण। 12,000 साल पहले घास के मैदान बनने लगे जलवायु परिवर्तन के कारण। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि औजार पॉलिश किए जाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में जो है नवपाषाण काल में जो है औजार पॉलिश किए जाते थे। दूसरा ऑप्शन नंबर 2 है कि इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। तो ए भी इसका ऑप्शन सही है। ए भी ऑप्शन जो है सही है। नवपाषाण काल में जो लोग हैं, मानव उस समय के जो थे, वो औजारों को पॉलिश करते थे, पॉलिश करके उसको नोकीला बनाते थे, चमकदार बनाते थे। और ऑप्शन नंबर 2 जो है इस काल में जो है ओखल और मूसल को अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर प्रश्न है कि प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे। प्रारंभिक आखेटक खाद्य संग्राहक एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है कि एक जगह रुकने के कारण वहाँ फसल, वृक्ष, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो ये सही है कि एक जगह जब आखेटक खाद्य संग्राहक जब रुकते थे तो वहाँ के जितने भी फल, वृक्ष, जानवर जितने भी उनको मार के खा जाते थे, जिसके कारण वहाँ समाप्त हो जाने के कारण एक जगह से दूसरी जगह हो जाते थे। दूसरा है शिकार ढूंढने के कारण। दूसरा भी ऑप्शन सही है। वहाँ के जानवरों को मार के खा गए तो शिकार ढूंढने, वहाँ पे शिकार जब नहीं मिलेगा तो शिकार को दूसरी जगह ढूंढने के लिए जाते थे, जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ऑप्शन नंबर 3 है मवेशी का चारा ढूंढने के लिए। ये भी सही है। मवेशी जो रखते थे उनको चारा ढूंढने के लिए, खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा है कि मौसम बदलने के कारण। तो ये भी इसका ऑप्शन जो है मौसम बदलने के कारण, एक जगह पे रह रहे मौसम बदल गया जिसके कारण वहाँ से जो है उस मौसम में नहीं रह पाए, इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह जो हमेशा जाते रहते थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सारा का सारा ऑप्शन जो है इसका सही है। अगला नंबर देखते हैं, देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न है कि मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर कह रहा है कि इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। मेसोलिथिक यानी मध्यपाषाण काल में जो है इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। इस काल के समय जो है मध्यपाषाण काल के समय में जो है पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 है कह रहा है कि पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे। यानी मध्यपाषाण काल में जो है औजार जो है बड़े नहीं होते थे बल्कि छोटे छोटे बनने शुरू हो गए थे मध्यपाषाण काल में। दूसरा 3 नंबर कह रहा है पाषाण काल में जो थे औजार जो थे पत्थर के बड़े बड़े औजार थे, लेकिन मध्यपाषाण काल में ये औजार जो छोटे छोटे शुरू हो गए थे बनने। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो कह रहा है गलती है। इस समय भी पुराने किस्म के औजार जो है पुराने जो किस्म के औजार थे वो भी यहाँ पे विद्वान थे। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ। पहला नंबर कह रहा है कि 1 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा नगरों के लोगों ने छोड़ दिया होगा। हाँ, तो ये सही है। हड़प्पा के नगरों के लोगों ने जो है शायद छोड़ दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा कह रहा है कि मोहरों, लेखन तथा बाँटों का प्रयोग बंद हो गया होगा। तीसरा कह रहा है कि कच्चे माल का आयात घट गया होगा। अगला ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई होगी। परिणाम है तो ये सारा का सारा जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है ये सारा का सारा जो है सही है। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। सारा का सारा ऑप्शन जो है इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा कि 1, 2, 3, 4 सभी के सभी जो है सही है। अगला नंबर प्रश्न करते हैं हम लोग, देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 13 है कि 13 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान कीजिए। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में सही मिलान कीजिए। ए नंबर का रहा तांबा। ए का जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा तांबा। ए का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का बी हो जाएगा तांबा। तांबा जो है राजस्थान से, राजस्थान की खेती से तांबा। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 1। बी का टीन जो है अफगानिस्तान से, टीन जो है अफगानिस्तान से निर्यात किया जाता था, आयात निर्यात अफगानिस्तान से। ऑप्शन नंबर डी का सी हो जाएगा। डी का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सोना जो है कर्नाटक से, सोना जो कर्नाटक से हो जाएगा। तो देख सकते हैं ए का 2 ऑप्शन नंबर
ए का 2 ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसके लिए ये दोनों तो कट हो गया पहले, ये दोनों कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का जो है बी 2 का ए कौन होगा, 2 का ए ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 2 का ए का बी 2 का ए और इसमें 2 का नहीं, तो ए भी गलती होगी आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। ए का बी 2 का ए और सी का 3, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है कि हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई है। 14 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई है। पहला कह रहा है कि नदियों की, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, इसका छोटा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नदियों के सूखने के कारण हड़प्पा सभ्यता के अंत जो है नदियाँ सूखने के कारण, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 2 कह रहा है कि जंगलों के विनाश होने के कारण, ए भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 का चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, इसका ए भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा बाढ़ के कारण, ए भी सही है, बाढ़ के कारण भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 5 कह रहा है कि शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, इसका ए भी सही हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5 सारा का सारा सही है। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम ये सारा का सारा है, ये सब कारण बताया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है कि हड़प्पा कहाँ अवस्थित है। हड़प्पा जो है कहाँ अवस्थित है, 15 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वर्तमान में स्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर प्रश्न है कि महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है। महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो। महान स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं। निम्नलिखित में से अग्निकुंड कहाँ से मिला है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 3। कालीबंगा और लोथल से जो है अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। कालीबंगा और लोथल से जो है अग्निकुंड का प्रमाण मिला है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 जो है ऑप्शन नंबर जो है सी में सही है, 1 और 3, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अग्निकुंड का प्रमाण जो है कालीबंगा और लोथल से मिला है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, 18 नंबर प्रश्न कि हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी। हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि विशाल स्नानागार, हाँ ये सही है। हड़प्पा नगर में जो है विशाल स्नानागार था, ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। दूसरा कह रहा अन्नागार, ये भी सही है, हड़प्पा नगर में जो है अन्नागार भी था। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि योजनाबद्ध नगर निर्माण, ये भी सही है, योजनाबद्ध जो था नगर निगम था। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा पक्की ईंटों का प्रयोग, ये भी सही है, पक्की ईंटों का जो है बनाया गया था, मकान जो था पक्की ईंटों का बनाया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी जो है 1 2 3 4 सभी के सभी जो हो जाएगा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका ऑप्शन 19 नंबर प्रश्न है कि इनाम गाम के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनाम गाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर कह रहा है कि यहाँ घोड़ नदी के तट पे स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि यह घोड़ नदी के तट पे स्थित है। इनाम गाम जो है यह घोड़ नदी के तट पे स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि इस स्थल पे लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि इस स्थल पे लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का यह निवास स्थान था, तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि इस स्थल पर दफनाने की सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था जिससे उनका सिर दक्षिण की ओर होता था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है, इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है सही हो जाएगा। 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है सही है।
ऑप्शन नंबर 3 में जो है बस्ती के केंद्र में स्थित एक 5 कमरों वाले घर 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 जो इस स्थल के सबसे बड़े घरों में से एक था, के आंगन में एक व्यक्ति का शव चारों पैरों का एक बड़े मिट्टी के जार में दफनाया हुआ मिला था। इस घर में एक अन्नागार भी था। शव को पालथी मारे हुए पैर मोड़कर स्थिति में रखा जाता था, इसीलिए ये ऑप्शन जो है इसका गलत हो जाएगा। इसीलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 20 से 20 नंबर प्रश्न कि ऋग वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। ऋग वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए है कि उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। दासों को जो है ऋग वैदिक काल में उन्हें मालिकों की संपत्ति माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी है कि उन्हें राजा बनाने का स्वतः अधिकार प्राप्त था। ऑप्शन नंबर सी है कि उन्हें उनके काम के लिए ऊंची मजदूरी दी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी कि उन्हें कठिन काम करने से छूट प्राप्त थी। ऐसा कोई भी नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऋग वैदिक काल में दासों को उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। ऋग वैदिक काल में दासों को उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीति व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करिए। ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीति व्यवस्था के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है। पहला नंबर है कि राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। ऋग वैदिक काल में जो था राजा के पास जो लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, नहीं ऐसा नहीं था। ऋग वैदिक काल में ऐसा कर वसूलने का कोई राजा के पास शक्ति नहीं थी। ऑप्शन नंबर 2 कर राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। ये भी ऑप्शन गलत है। ऋग वैदिक काल में ऐसा कोई परंपरा नहीं था कि राजा का पुत्र ही स्वाभाविक रूप से राजा होगा, ये भी गलत है। इसका दोनों का दोनों ऑप्शन गलत है। इसका दोनों का दोनों ऑप्शन गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है कि महापाषाण काल में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता है। महापाषाण काल में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है काले और लाल बर्तन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 23 है। एक कथन और दूसरा कारण दिया हुआ है। कथन ए है कि महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की थी। ऑप्शन नंबर ए है कारण है कि महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की थी। तो ये जो है इसका जो है सही है। इसका जो है ये दिया हुआ है, ये सही है। दूसरा कह रहा है जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेनाओं के रखरखाव की संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसका ए भी सही है। इसका दोनों के दोनों ऑप्शन जो है सही है। ए और आर दोनों के दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए जो है सही है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो है 24 है कि सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था, जिसके बाद उसके सैनिकों ने आगे पूर्व की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था। सिकंदर महान की किस नदी के तट पर पहुंचा था, जिसके बाद उसके सैनिकों ने आगे पूरब की ओर बढ़ने से मना कर दिया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर महान के सैनिकों ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 नंबर प्रश्न है कि वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने की किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था। वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी को जो है महिलाएं, दास और कर्मकार को जो है वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से वंचित रखा गया था, उसे बाहर रखा गया था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है आगे देखो 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है कि वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है। वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा दीर्घ निकाय में। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दीर्घ निकाय में जो है दीर्घ निकाय में।
ऑप्शन नंबर सी जो है दीर्घ निकाय जो है, दीर्घ निकाय में जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। बज्जी संघ का वर्णन जो है दीर्घ निकाय पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, देख सकते हैं अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 27 है कि उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर है कि महिलाओं और शूद्रों दोनों को दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो ये जो ऑप्शन सही है, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को और शूद्रों को वेद की अध्ययन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था जो है जन्म के आधार पे जो है तय की गई थी। तो इसका दोनों के दोनों जो है ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 दोनों का दोनों जो है इसका सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 28 नंबर प्रश्न है कि महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर कहा जा रहा है कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। महाजनपद काल में जो है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। ऑप्शन नंबर 2 है कि धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया था। इसमें पूछा कि असत्य कथन का चयन करें, तो इसका सही हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। दोनों के दोनों जो ऑप्शन जो है सही है, दोनों के दोनों जो है इसका सही 1 और 2 दोनों के दोनों जो ऑप्शन सही है, इसीलिए इसमें गलत दोनों में से असत्य कोई नहीं है। महाजनपद काल में जो है फाल जो है हल का फाल जो होता है वो जो है लोहे के बनने लगे थे और धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था, इसीलिए ऑप्शन इसमें दोनों में से कोई गलत नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है कि महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए है गैरिक मृदभांड, ऑप्शन नंबर बी है चित्रित धूसर मृदभांड, ऑप्शन नंबर 3 है कांस का मृदभांड, ऑप्शन नंबर डी है लोहे के बना हुआ मृदभांड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि महाजनपद काल में अनाज को रखने के लिए जो है चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग किया जाता था। चित्रित धूसर मृदभांड का उपयोग किया जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था। तो इसका जो ए जो है सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया था। इसे जो है ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। इसका ऑप्शन नंबर ओनली फॉर 1 जो है सही हो जाएगा, बी जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। यह जो था ब्राह्मणी लिपि में नहीं, ब्राह्मणी में प्रयुक्त नहीं बल्कि यूनानी अथवा आर्मेयिक भाषा, 2 चित्रों लिपियों में भाषाओं में लिखा गया था। यूनानी तथा आर्मेयिक भाषा में जो है इसे लिखा गया था, ना कि ब्राह्मणी में। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जनपद का अर्थ क्या होता है। जनपद का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जन के बसने की जगह जनपद कहलाता है। जन की बसने की जगह को जनपद कहते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर जो है महाजनपद बनते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे जनपद मिला के महाजनपद बनते हैं, जबकि जन के बसने की जगह को जनपद कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है। 32 नंबर प्रश्न है कि महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाएगा। लगभग 25 साल पहले जो है लगभग 2500 साल, 25 नहीं बल्कि 2500 साल पहले जो है महाजनपदों का उद्गम हुआ था, 2500 साल पहले। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 33 है कि भारतीय दर्शन की शाखा को उनके संस्थापक से मिलान कीजिए। भारतीय दर्शन को उनके संस्थापक से मिलान कीजिए। पहला नंबर है वैशेषिक दर्शन के जो है उसके जो संस्थापक है, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनाद। वैशेषिक दर्शन का जो है संस्थापक के कनाद है। ऑप्शन नंबर
2 है योग के, योग के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पतंजलि, योग के जो है पतंजलि है, योग के जो है पतंजलि है। ऑप्शन नंबर 3 है सांख्य के, सांख्य के जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है, ऑप्शन नंबर 3 है सांख्य के जो है, सांख्य के कपिल है, सांख्य के कपिल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर पूर्व मीमांसा के जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैमिनीना, पूर्व मीमांसा के जो है जैमिनीना है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर है 1 का 4 होगा, 1 का डी, 1 का डी ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर अभी अगला देखते हैं योग, योग का पतंजलि है 2 का सी, 2 का सी ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, थर्टी नंबर प्रश्न कि पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 कह रहा है उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, पाणिनि ने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, तो ये जो है सही है, पाणिनि जो है संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था, ये सही है। अगला नंबर कह रहा है उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजनों को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ए जो है सही है, बल्कि ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 35 है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, सारनाथ में दिया था, जबकि सबसे ज़्यादा जो उपदेश जो है भगवान बुद्ध ने जो है श्रावस्ती में दिया था। और भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पे हुआ था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 36 है कि बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बुद्ध की शिक्षाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी लालच को बताया, तृष्णा यानी लालच को बताया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, बुद्ध ने जो है दुख का कारण जो है लालच को बताया था। ऑप्शन नंबर 2 है उन्होंने कहा था कि आत्मसंयम अपना कर मनुष्य तृष्णा से यानी लालच से मुक्ति पा सकता है, तो ये भी सही है, ये भी कहा था कि उन्होंने कहा था कि आत्मसंयम को अपना कर अपना जो है मनुष्य जो है तृष्णा यानी लालच से मुक्ति पा सकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए भी सही है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 है कि उपनिषद शब्द का सही अर्थ है, उपनिषद शब्द का सही अर्थ है, 37 नंबर प्रश्न है कि उपनिषद शब्द का सही अर्थ है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना उपनिषद का सही अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38 है कि संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाणिनि ने, संस्कृत व्याकरण की रचना जो है पाणिनि ने किया था, संस्कृत व्याकरण की रचना जो है पाणिनि ने किया था, संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने किया था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है 39 है कि स्वामी महावीर ने अपना शिक्षा किस भाषा में दिया था, महावीर स्वामी ने अपना जो है शिक्षा किस भाषा में दिया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृत भाषा में, महावीर स्वामी ने अपना जो शिक्षा दिया था वो प्राकृत भाषा में दिया था, प्राकृत भाषा में। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर है 40 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है कि मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, तो ये सही है। जैन धर्म को अपनाना बहुत ही कठिन था, जैन धर्म को अपनाना जी बहुत ही कठिन था, इसमें आम गरीब किसान लोग नहीं अपनाया था, बल्कि सिर्फ इसमें व्यापारी लोगों ने भी जैन धर्म का समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था, ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि किसान जो था, गरीब मजदूर लोग जो थे उन्होंने जो है जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था, तो ये भी सही है, दोनों का दोनों जो है सही है, ए भी सही और ए भी सही, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों के दोनों सही है, 1 और 2 दोनों के दोनों जो है सही है। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है, तो इसका सही ऑप्शन इसका जो हो जाएगा
अगला नंबर प्रश्न 41 नंबर के प्रश्न का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विनय पिटक में। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही ऑप्शन नंबर डी, विनय पिटक में। विनय पिटक में। अगला नंबर, इसका वर्णन देख सकते हैं, इसका अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ये सही है। बौद्ध धर्म में जो था, स्त्री और पुरुषों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला नंबर कह रहा है, ये तो सही है। अगला नंबर कह रहा है कि सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए भी जो है, बी भी सही है कि सभी व्यक्ति जो है जिनको इच्छा है वो संघ में शामिल हो सकते थे। ऑप्शन नंबर सी है कि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये भी सही है। बच्चों को जो है संघ में शामिल होने के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेनी पड़ती थी, जबकि शादीशुदा महिलाओं को संघ में शामिल होने के लिए अपने पति से अनुमति लेना पड़ता था, अपने पति से। अगला नंबर ऑप्शन डी नंबर कह रहा है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। तो ये गलत है। ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता से अनुमति नहीं बल्कि अपने पति से अनुमति लेना पड़ता था। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 41 है, 41 नंबर प्रश्न है कि महायान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महायान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 43 नंबर का ऑप्शन नंबर ए है कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित था। महायान जो था बौद्ध धर्म से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है, बौद्ध धर्म से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। महायान ने बौद्ध धर्म के मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया था। ये भी इसका सही है। ऑप्शन नंबर बी भी जो है सही है। इसका 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, दोनों के दोनों। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कि बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांत में साधना करते थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है एकांत में साधना करते थे। ये जो है गलत है, नहीं। ज्ञान प्राप्ति से पहले जब तक ज्ञान प्राप्ति नहीं हुआ तब तक एकांत में साधना करते थे, जबकि ज्ञान प्राप्ति के बाद वो समाज में लोगों को जाके इसकी शिक्षा देते थे, शिक्षा के बारे में बताते थे, ना कि एकांत में जाके ये साधना करते थे। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो गलत है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि बोधिसत्व की जो थे बोधिसत्व की पूजा जो है काफ़ी लोकप्रिय थी। तो ये जो है इसका सही है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय थे। भारत के बाहर जापान, चीन एवं दक्षिण कोरिया में जो है काफ़ी लोकप्रिय थे। तो ये भी सही है। भारत के जो है एशियाई देश जो है जापान, चीन एवं कोरिया में, इस सब देशों में जो है काफ़ी प्रचलित थे बौद्ध धर्म। इसका जो है इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है। इसका जो है बी ऑप्शन 2 और 3 सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार निम्नलिखित में कौन थे? बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक जो हैं अश्वघोष थे, अश्वघोष। अगला नंबर प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के भागों में फैला था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। बौद्ध धर्म जो है दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला था। ये सही है। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कि इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं प्रसिद्ध था। तो ए भी जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर ए भी जो है सही है। इसीलिए इसका 1 और 2 दोनों के दोनों ऑप्शन नंबर दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों सही है। अगला नंबर देखते हैं।
अगला नंबर 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न है, 47 नंबर प्रश्न है कि स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जो क्या कहलाता है? स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, प्रदक्षिणा पथ। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा प्रदक्षिणा पथ जो कहते हैं, प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी? समाज में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया? क्वेश्चन नंबर 48 है कि साम्राज्य में ऐसे कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्या थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऑप्शन नंबर एक कह रहा है विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष, ये जो सही है। विभिन्न धर्मों के बीच जो होने वाले आपसी संघर्ष। ऑप्शन नंबर 2 का दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े, ये भी सही है। इसका जो है ऑप्शन नंबर सारा का सारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सारा का सारा 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 1 2 3 तीनों के तीनों सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 49 है। यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। यहाँ 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाले उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से प्राचीन यात्रियों द्वारा लिखा गया। तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये जो है किसके द्वारा कहा गया है, लिखा गया, वर्णन किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनी ने जो है पाटलिपुत्र के बारे में बताया। 570 बुर्ज और 64 द्वार है और 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाले जो थे मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज ने किया था। अगला नंबर देखते हैं प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, देख सकते हैं। 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजरानों के बीच के अंतर को सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजरानों के बीच के अंतर को सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कर जो था दृश्यमान थे और नजराना जो थे अनिवार्य था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि कर भौतिक वस्तुएं थी, नजराना पूरी तरह नगद था। कर जो था भौतिक वस्तुएं थी और नजराना जो था पूरी तरह से नगद था। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। बाकी ऑप्शन नंबर 3 जो है सी जो है कर नियमित थे, नजराना अनियमित था और कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है कर वनवासियों द्वारा चुकाए जाते थे, नजराना और नगरवासियों द्वारा चुकाया जाता था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही है, बी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 52 है कि मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का प्रमुख मार्ग था? मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के जाने के लिए प्रमुख मार्ग था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला जो था मौर्य साम्राज्य में जो है मौर्य साम्राज्य का नगर था उत्तर पश्चिम में, जो मध्य एशिया से जिसके माध्यम से मध्य एशिया में जाने के लिए प्रमुख मार्ग प्रदान करता था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 53 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था, उनका नाम क्या था?
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनी। ऑप्शन नंबर डी जो है मेगास्थनी जो हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था, उसका जो राजदूत था उसका नाम था मेगास्थनीज ने ही पाटलिपुत्र के वैभव को वर्णन किया था इंडिका नामक पुस्तक में। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 54 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? ऑप्शन नंबर ए है 54 का जो है ऑप्शन नंबर ए है कुषाण, हिंद, पार्थियन, शक, हिंद, यवन। ऑप्शन नंबर बी जो है हिंद आया था, यवन, कुषाण, शक, हिंदू, पार्सियन। ऑप्शन नंबर डी जो है पहले हिंद, ऑप्शन नंबर सी जो है हिंद है, यवन है, शक है, हिंद है, पार्थियन है, कुषाण है। ऑप्शन नंबर डी है हिंद, यवन, हिंद, पार्थियन, शक, कुषाण। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। भारत में विदेशी आक्रमणकारियों का है सबसे पहले हिंद, यवन आए थे, हिंद, यवन, दूसरा शक आया था, तीसरा हिंद, पार्सियन आया था, चौथा जो है कुषाण आया था। अगला नंबर प्रश्न नंबर जो है 55 है कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धम्म महामात। अशोक ने जगह जगह जाकर शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया था, उसे धम्म महामात कहा जाता था, धम्म महामात। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 56 है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए है कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तथा अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए है कि अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा था कि अशोक एक ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा कि अशोक ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया। अशोक का ज़्यादातर अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है कह रहा अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 3 और 1 जो है सही है, 3 1 सही है, जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखी गई, एक कहना जो है बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है अशोक शासक ने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कोशिश की थी और उसने अपने कलिंग युद्ध का जो वर्णन जो है 13वां अभिलेख शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक का किया गया। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही होगा। ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 जो है सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किन स्थानों से यानी किन जगहों से अशोक के शिलालेख प्राप्त किए गए हैं? पहला है कांधार, पहला ऑप्शन है कांधार, दूसरा है ब्रह्मगिरी, तीसरा है जौगढ़, चौथा है लुम्बिनी, चौथा है गिरनार और पाँचवा है लुम्बिनी। इस सभी जगह से जो है उपयुक्त में से इसका सभी ऑप्शन हो जाएगा। इस सभी जगह से जो है अशोक के शिलालेख का प्रमाण मिला है, ये सभी जगह से मिला है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को कहाँ भेजा था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी जगह सीरिया, श्रीलंका, मिस्र सभी जगह अपने राजदूत को भेजा था। श्रीलंका में अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा और अपने पुत्र को भेजा था। बेटी और बेटा दोनों को भेजा था। बेटी संघमित्रा को भी भेजा था अशोक धम्म को प्रचार करने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल का, गवर्नर का। ऑप्शन नंबर ए जो है गवर्नर का पद दिया जाता था राजकुमारों को।
अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 60 है कि प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कड़ैसियार और अधिमई शब्द का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था। 7 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कड़ैसियार और अधिमई शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था। तो इसका जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। भूमिहीन कृषक, मजदूर और दास को, भूमिहीन कृषि मजदूर और दास को जो किया जाता था इस नाम से बुलाया जाता था। कड़ैसियार और अधिमई शब्द से प्रयोग किया जाता था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 61 है कि संगम मुबेदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 61 नंबर प्रश्न है कि संगम सूबेदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कह रहा है वे हर महीने नियमित कर वसूलते थे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है वे हर महीने नियमित कर वसूलते थे, ऐसा नहीं था। ये ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, ऐसा नहीं था कि हर महीने कर वसूलना। दूसरा कह रहा है कि वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इनके बजाय वे उपहार और भेंट लेते थे। ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। वे नियमित कर नहीं वसूलते थे बल्कि वे उपहार और भेंट लेते थे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है वे विदेशी व्यापारियों से कर लेते थे। ये सही नहीं है, ये भी ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता कि वे विदेशी व्यापारियों से कर लेते थे। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वे आम लोगों से उपहार स्वीकार नहीं करते थे। ये गलत है, ये भी गलत है। आम लोगों से वह भेंट और उपहार लेते थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 52 है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में से सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, कुषाण वंश। सिल्क रोड पे जो है कुषाण शासक कनिष्क का जो है नियंत्रण था। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है कि रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मिर्च की। रोमन साम्राज्य में भारत से काली मिर्च की मांग जो है बहुत ज़्यादा थी, काली मिर्च। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 64 है कि संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संगम साहित्य जो है निम्नलिखित में से किस भाषा से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल से। संगम साहित्य जो है तमिल भाषा से संबंधित है, तमिल भाषा से। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 65 है कि उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब से शुरू हुआ। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब से शुरू हुआ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 3000 साल पहले से। लगभग 3000 साल पहले से जो है लोहा शब्द का प्रयोग हुआ। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 66 है, 66 नंबर प्रश्न है कि दक्षिणा पथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे। दक्षिणा पथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है सातवाहन वंश जो था, सातवाहन वंश को जो है दक्षिणा पथ के स्वामी कहा जाता था, दक्षिणा पथ के स्वामी। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 67 है कि निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मथुरा। कुषाणों की दूसरी राजधानी जो थी मथुरा थी, मथुरा बनाया था कुषाणों ने। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 68 है, अरकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। अरकामेडु जो है प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा पुडुचेरी। अरकामई प्राचीन पतन जो है पुडुचेरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 69 नंबर प्रश्न है कि आहत सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें गलत कथन की पहचान करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन की जो है पहचान करनी है, गलत कथन की। पहला कह रहा है कि आहत सिक्के समानता आयताकार, वर्गाकार
या गोलाकार होते थे। तो ये जो है सही है, ऑप्शन नंबर ए जो सही है। आहत सिक्के के संबंध में जो है ये आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते थे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा कि आहत सिक्कों को समांतर ढाल कर बनाया जाता था। ये जो है गलत है। आहत सिक्के को जो है समांतर ढाल के नहीं बल्कि काट कर बनाया जाता था। आहत सिक्के को समांतर ढाल कर नहीं बल्कि उसे काट कर, धातु के चदरे को काट कर उसे बनाया जाता था। अगला नंबर इसमें इसी का अगला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है कि यह सिक्के चांदी, तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए और 3 जो है सही है, लेकिन गलत पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर गलत जो है बी है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। आहत सिक्के को ढाल के नहीं बल्कि काट कर बनाया जाता था। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है। मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए है कि सुनारों का, ऑप्शन नंबर बी है लोहारों एवं बुनकरों के, ऑप्शन नंबर डी है सी है टोकरी एवं माला बनाने वाला का, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में सभी का। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी। मथुरा के अभिलेखों में इन सभी का वर्णन मिलता है। मथुरा के अभिलेख में इन सभी का उल्लेख जो है मिलता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 77 है कि प्राशस्ति का अर्थ क्या होता है। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर 71 है कि प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसा। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 72 है कि समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिसेन ने। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। हरिसेन ने जो है इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, जिसमें समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन मिलता है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 73 नंबर प्रश्न है कि हरिसेन ने प्रयोग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है। हरिसेन ने प्रयोग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 उन्होंने बताया है। अगला नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर जो है 74 है कि विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय से। विक्रम संवत की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 नंबर प्रश्न है कि हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था, पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर जो है 76 है कि पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला नंबर कथन है कि एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। तो ये जो है सही है। एहोल शिलालेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के वर्णन करता है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी का है गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। गुप्तों को खिलाफ जो है उनकी लड़ाई में मृत्यु हो गई, तो ये कहना गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी कर रहा है कि नरसी ब्राह्मण ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा किया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कर रहा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी नंबर जो इसका है ऑप्शन बी नंबर जो है गलत है। ऑप्शन बी नंबर जो इसका है गलत है। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर प्रश्न है कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनने वाली दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ में निम्नलिखित में किस शासक का जिक्र किया गया है। 77 नंबर प्रश्न है कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली स्तंभ में निम्नलिखित में किस शासक का जिक्र किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्र का। चंद्र जो शासक था चंद्र का, उसी का वर्णन किया गया चंद्र का। अगला नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है गलत है। ऑप्शन नंबर ए मिलान जो है, ए जो है मिलान है आर्यभट्टियम जो है, जिसकी रचना जो है आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्टियम की आर्यभट्ट ने किया था।
अगला है मिखले मिखल मी गौजिए मनी मेखलई इलांगो ये गलत है। मनी मेखलई जो है इलांगो जो है ये गलत मिलान है। जबकि अगला नंबर है मेघदूतम जो है कालिदास सही है। अगला है सिलप्पा दिकारम ये इसका सही है। इलांगो ये जो है इसका सही मिलान है। इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। ए जो है इसका गलत मिलान किया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर प्रश्न है, 79 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 79 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला नंबर है कि धातु मंजूषा अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने का पात्र था। धातु मंजूषा जो है अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने का पात्र था। तो ये जो है इसका मिलान सही है। ये जो है धातु मंजूषा जो है मिलान जो है इसका ये सही है, ये सही है। दूसरा करा दक्षिणा पथ स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु मार्ग, स्तूप के चारों ओर बनाए गए प्रदक्षिणा पथ जो है इसका ए जो हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नंबर बी जो है प्रदक्षिणा पथ जो कहते हैं स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु बनाए गए पथ को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, ये भी जो है इसका मिलान जो सही है, ये भी मिलान इसका सही है। ऑप्शन नंबर 3 है वेदिका गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर को वेदिका कहते हैं, ये गलत है। गर्भगृह के शिखर के ऊपर स्थित शिखर को जो है वेदिका नहीं कहते हैं, ये जो है गलत है। अगला नंबर कह रहा है कि तोरण स्तूप या वेदिका का अलंकृत प्रवेश द्वार को तोरण कहते हैं, तो ये भी इसका सही है, ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है गलती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका गलती है, ऑप्शन नंबर सी जो है गलती है, बाकी सब जो है सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80 है। 80 नंबर प्रश्न है कि महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन है कि इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टानों को तराश कर किया गया है। इन मंदिरों का निर्माण जो है विशाल चट्टानों को तराश कर किया गया है, तो ये जो है इसका सही है। ये जो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। बी कह रहा है कि इनके निर्माण में नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़ा जाता था। इनके निर्माण में नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़ा जाता था, तो ये जो है गलत है। अगला कह रहा है ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि ये ईंट निर्मित मंदिरों ये जो है गलत है। और ये कह रहा है कि ये ईंट निर्मित मंदिरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे। तो ये जो थे ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 3 जो है सही है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि ये ईंट निर्मित मंदिरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे, हाँ यानी अलग थे, तो ये भी सही है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 80 नंबर प्रश्न हो गया। 80 नंबर प्रश्न है, ये जो था क्लास 6 के जो है इतिहास हिस्ट्री से जो था क्लास 7 इतिहास का जो था एक क्लास जो था 6 का जो था, ये जो लास्ट क्वेश्चन था क्लास 6 से जितने करीबन 80 क्वेश्चन टोटल 80 क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे क्वेश्चन को हम जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो है डिटेल वर्णन के साथ जो है हम पूरा क्वेश्चन को करवाए हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में जो है अगले हम लोग जो है 7 क्लास के इतिहास सब्जेक्ट को जो है करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।